नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल जीएस स्पेशल क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ श्वेता और मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का सेट वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं आपको सेट नंबर 15 कराऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो जो अग्निशामक होते हैं, किसी पदार्थ में या धातु अधातु किसी भी चीज़ में अगर आग लगता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ उपकरण मौजूद होते हैं, तो उसे ही अग्निशामक का नाम दिया जाता है। तो अलग अलग कारण जो होते हैं, जैसे अलग अलग कारण से आग लगते हैं तो उसके अलग अलग उपकरण भी मौजूद होते हैं। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कागज़ और कपड़े पे आग लग सकता है, तो उसको बुझाने के लिए कुछ अलग उपकरण होते हैं। जो कम स्तर में मतलब प्रारंभ में जब आग लगता है तो उसे आसानी से बुझाया जा सकता है। जैसे कि अगर छोटा सा कपड़ा में ही आग लग जाता है तो क्या हम लोग उस पर पानी डाल देते हैं या तो उस पर कम्बल डाल देते, बालू डाल देते, इस तरह से हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बड़ा आग लग जाता है, आग जो है भीषण रूप ले लेता है, तो उसे हम नियंत्रित करना हमारे बस की नहीं होती है। यानी कि हम पानी से उसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी और आग उसको पकड़ लेता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग उसको बढ़ावा देता है, यानी कि जलने में मदद करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पानी के या किसी भी आग के सतह के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से भारी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो भारी होते हैं, जिसकी वजह से आग जो है वो मिट जाता है। इसलिए इसका प्रयोग बहुत जगह आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे उपकरण हो जाते हैं जो अलग अलग अपना आग का नियंत्रित करने के लिए अलग अलग उपकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे कागज़ और कपड़े में लगने वाला आग जो है उसके लिए अलग उपकरण होते हैं, और जो धातु में लगती है आग उसके लिए कुछ अलग उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसे नियंत्रित करने के लिए अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हो जाता है पेट्रोल और ईंधन। तो पेट्रोल और ईंधन जो होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए झाग वाला अग्निशामक प्रयोग करते। कैसे करते, तो झाग वाला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया झाग वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो जो सोडियम होता है वो धातु होता है, जिसको क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। और वो कौन सी ग्रुप में मौजूद होता है, तो ग्रुप 1। और आवर्त कौन से हो गए, ऐसे जो जाता है इसको आवर्त कहते हैं। और इस तरह के जो होते हैं लंबाई में जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ग्रुप कहते हैं। तो ये क्षारीय ग्रुप का होता है, जिसे याद करने का कुछ ट्रिक हो जाता है ली ना का रब से फरियाद। इस तरह से होता है इसको याद करने का ट्रिक, जिसमें कि सोडियम जो है वो ग्रुप फर्स्ट में आता है, और आवर्त कौन से, तो आवर्त जो होंगे वो तीसरे आवर्त में आ जाता है। जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 हो जाएगा। और जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है 23। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो सोडियम है वो क्या होता है, डूब जाएगा पानी में, या धुआं देगा, या तैरता रहेगा, या तैरता हुआ जलने लगेगा। तो जो सोडियम होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए इसको अभिक्रिया होने से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। और ये जो होते हैं बहुत ही नरम किस्म के होते हैं, और इसे आसानी से चाकू से काटा भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब इसे पानी में डालेंगे तो वो तो तैरेगा ही, हल्का होने की वजह से तैरेगा, और तैरते हुए जलने भी लगेगा, क्योंकि वो पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, जो 18 ग्रुप होता है उसमें शून्य तत्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि होता है आपका हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया,
रेडॉन हो जाएगा। इस तरह से ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा शून्य वर्ग। इसे शून्य वर्ग भी बोल सकते हैं, निष्क्रिय तत्व भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय तत्व। तो इसे निष्क्रिय तत्व या शून्य वर्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है इस किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया नहीं करने का कारण यह है कि इसके जो बाहरी सेल होते हैं वो ऑप्टिक पूरे किए हुए थे, यानी कि ये पूरा पूर्ण रहता है, इसलिए इसे अभिक्रिया नहीं करता है किसी के साथ भी। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो जिस तरह से मैंने बताया था आपको कोयला का कुछ प्रकार होता है, इसी तरह से लोहे के भी प्रकार हो जाते हैं। तो जो लोहा होता है ना वो डी ब्लॉक से संबंधित होता है, यानी कि डी ब्लॉक में मौजूद होता है, जिसको सकरमन धातु के नाम से भी जाना जाता है। और लोहा जो होता है उसका रासायनिक चिन्ह होता है Fe। लोहा का रासायनिक चिन्ह क्या हो जाता है, Fe हो जाता है। और इसका जो नंबर होता है, परमाणु संख्या, वो कितना होता है 26। और ये 26 होता है, लेकिन ये किस ग्रुप में होता है, तो ये ग्रुप हो जाएगा आपका, ग्रुप कौन सा ग्रुप में रहता है, तो 8 ग्रुप में। ठीक है, 8वां ग्रुप में रहता है। और तत्व जो है 8वां ग्रुप का पहला तत्व है लोहा। ठीक है, 8वां ग्रुप का पहला तत्व क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। और आवर्त बोला जाएगा तो कौन से आवर्त में रहते हैं, तो तीसरे आवर्त में रहते हैं। और अगर भूमि के अंदर लोहे की मात्रा बताया जाए तो 4th नंबर पे आता है ये लोहा। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में भी लोहे की आवश्यकता होती है, जो कि शरीर में 0.04 के % के रूप में पाया जाता है लोहा। और लोहा का और क्या गुण हो सकता है, लोहा जो होता है इसको निष्कर्ष के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, जिसमें कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होते हैं इसे इस अयस्क के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, बाहर। और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के लोहा पाया जाता है। लोहा जो होता है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। जो पहला प्रकार होता है वो होता है ढलुआ। कौन सा लोहा, तो ढलुआ लोहा। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, पिटुआ लोहा। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस्पात। ठीक है, इस तरह से इसके 3 प्रकार हो जाते हैं, जिसमें कि जो ढलुआ लोहा होता है उसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2.5% में पाया जाता है ढलुआ लोहा में। और जो पिटुआ लोहा होता है उसमें पाया जाता है आपका 0.12 से लेके 0.25%, यानी कि इतना कम इसमें मौजूद होता है कार्बन। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.12 से लेके 0.25 तक मौजूद होता है। और जो इस्पात होता है उसमें कितना मौजूद होता है, तो इस्पात में हो जाएगा 0.25 से लेके 1 तक, इतना इसमें मौजूद होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि कोयला में था कि कार्बन की जितनी अधिक मात्रा मौजूद होगी तो वो उतना ही शुद्धतम कहलाएगा। लेकिन यहाँ लोहा उल्टा है, यानी कि जितने ही कम कार्बन उसमें मौजूद होगा, कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही शुद्धतम रूप कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिटुआ है, जो पिटुआ लोहा है उसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाता है कार्बन, यानी कि 0.12 से लेके 0.25% में ये पाया जाता है, इतनी मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है पिटुआ लोहा का उपयोग, इसका उपयोग हम करते हैं आपके जो अधात्य वध्यता होती है इसमें तन्यता होती है, यानी कि तार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ढलुआ लोहा होता है, जो ढलुआ लोहा होता है ना वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सफ़ेद ढलुआ लोहा हो गया और एक भूरा रंग का ढलुआ लोहा हो गया। जो सफ़ेद ढलुआ लोहा होता है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो संयुक्त रूप से होती है। और जो भूरा रंग का भूरा ढलुआ लोहा जो हो जाता है वो कैसा होता है, तो ग्रेफाइट के सूक्ष्म रवों के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, और कार्बन जो लोहा है ना, और इस्पात जो है, इस्पात जान लेते हैं। इस्पात में भी 4 प्रकार के इस्पात मिलेंगे, इस्पात में भी 4 प्रकार के लोहा के इस्पात मिल जाएंगे आपको। एक मृदुल इस्पात हो जाता है, एक मध्य इस्पात हो जाता है, एक कठोर हो जाता है। जो मध्य होते हैं उसमें रेलवे लाइन में या जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो कठोर होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, 1.5 लगभग 1.5% होता है उसका मात्रा। और उसको युद्ध के औजार बनाने में किया जाता है, क्योंकि कार्बन अधिक मात्रा में होगी तो वो कठोर बनेगा, और कठोर होने से उसमें भंगुरता भी आ जाती है। और क्या हो जाता है, मिश्र इस्पात हो गया। मिश्र इस्पात में क्या हो जाता है ना, लोहा और कार्बन की जो अलॉयस होते हैं वो मिश्रित रहते हैं। ठीक है, इससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है या निकेल इस्पात बन जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और इसके यौगिक भी होते हैं, लोहा के क्या क्या यौगिक होते हैं, तो
फेरिक सल्फेट, जिसमें जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? 7 अणु जल के मौजूद होते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो वो मोहर लगाने के लिए, यानी कि इस स्याही जो होता है ना, स्याही जो स्याही लिखते हैं हम लोग, उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ मोहर लगाते हैं, जो थंब लगाते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हो जाता है फेरिक क्लोराइड। जो फेरिक क्लोराइड होता है ना, उसका प्रयोग हम घावों के रूप में, घावों को भरने के लिए करते हैं। यानी कि अगर किसी के पैर हाथ कट जाते हैं तो उससे बहुत लगातार खून निकलते रहता है, तो उसको रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका लोहा का जो है ये क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन में कितनी जानकारी मिल रही है। तो आप इसी तरह की जानकारी को गेन करने के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम। अगला क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जो लोहा होता है उसको अगर हमको इस्पात में बदलना है तो उसमें हम क्या मिला देंगे? निकेल मिला देंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निकेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। जो स्टील होते हैं उसमें उसको कठोर बना तो उसमें क्या मिला देंगे तो कठोर हो जाएगा? तो क्रोमियम। अगर हम क्रोमियम की मात्रा मिला देते हैं तो स्टील क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो फेरिक क्लोराइड होता है ये किसका यौगिक होता है? तो लोहा का यौगिक होता है ये फेरिक क्लोराइड। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कि जहाँ भी कट जाता है तो खून को रोकने के लिए और घाव को भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसको औषधि के रूप में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो जो कॉपर होता है ना, कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर यानी कि तांबा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? यानी कि उभय घटक मतलब हो जाएगा कि तीनों में कौन सा एक तत्व है जो मौजूद है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि पीतल जो है किससे मिलके बना हुआ होता है, कांसा किससे मिलकर बना होता है, और जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो जो पीतल होते हैं ना, वो जस्ता यानी कि जेडन और कॉपर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कांसा। कांसा जो होता है वो टीन और किससे मिलके बना होता है? तो कॉपर। टीन और कॉपर से मिलकर बना होता है कांसा। ठीक है, अगला क्या है? जर्मन सिल्वर। और जो जर्मन सिल्वर हो जाता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर जो हो गया वो किससे मिलके बना हुआ होता है? तो क्या क्या हो जाता है? निकेल हो जाता है, कॉपर हो जाता है, और जिंक हो जाता है। इस तरह से मिलके बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं तीनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? तो कॉपर यहाँ भी है, कॉपर यहाँ भी है, और कॉपर यहाँ भी है। तो ये क्या कहलाएंगे? उभय घटक के रूप में कहलाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा को ही कॉपर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीरा क्या है? तो हीरा जो है ये कार्बन का ही अपरूप है, यानी कि वो भी तत्व कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तत्व हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक क्या हो जाता है? कि निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ यौगिक को ही रासायनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो जो अमोनिया होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NH3। ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ होता है। जो पारा है ये क्या है? ये तत्व है। ये क्या हो जाता है? तत्व हो जाता है, जो कि धातु अवस्था में धातु एक ऐसा धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में मौजूद है। जो वायु है ये क्या है? ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। क्या है? तो मिश्रण है। तो बचा क्या? अमोनिया। अमोनिया क्या हो जाता है? तो अमोनिया एक यौगिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है?
तो शुद्ध तत्व कौन सा हो जाएगा? जो सोडियम है ना, उसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है, उसको Na के द्वारा दिखाया जाता है। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल में मौजूद है हमारा, इसलिए ये क्या है? शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उसमें जो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं ना, वो अनियंत्रित क्रम में टूटते हुए चले जाते हैं। तो जो अनियंत्रित क्रम में टूट रहे हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? अस्थायी कण का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये अपना स्थायित्व नहीं रखता है। और न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो मैंने अभी बताया जो न्यूट्रॉन होते हैं वो आवेश रहित होते हैं, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।